ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सत्ता का संघर्ष लोकसभा चुनाव 2024 की बात हम कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 88 संसदीय क्षेत्रों पर शाम 6 बजे संपन्न हो गया और 5 बजे का जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग हुई है, जबकि त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 78% मतदान हुआ है। यूपी और बिहार में मतदान कम रहा, करीब 53% वोटिंग हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शांतिपूर्ण ढंग से दूसरे चरण की 88 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया और इसके साथ ही 543 में से 190 सीटों पर अब चुनाव खत्म हो चुका है। 5 दौर के चुनाव अभी भी बाकी हैं और अब तीसरे चरण के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच हम आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर और सुबह में तो मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा गर्मी और धूप की वजह से मतदान में या मतदान की रफ्तार में थोड़ी कमी आई। लेकिन शाम में एक बार फिर से मतदाता मतदान केंद्रों पर दिखाई देने शुरू हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में मतदाता जो हैं वो कम निकले मतदान करने के लिए। अब इसको लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि आज महाराष्ट्र में 54% मतदान हुआ, वहाँ 6 सीटों पर चुनाव हुआ, 8 सीटों पर चुनाव हुआ, जबकि केरल की सभी 20 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। केरल से 64% मतदान केरल की 20 सीटों पर आज संपन्न हुआ। कर्नाटक के 14 सीटों पर आज पहले चरण के लिए वहां पर मतदान हुआ। दूसरे चरण में वहां का पहला चरण था कर्नाटक का, 64% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा 78% मतदान त्रिपुरा में हुआ 1 सीट के लिए। दूसरे चरण में कई प्रमुख चेहरे हैं जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी तब उनके बारे में पता चलेगा कि किनकी जीत हुई, किनकी हार हुई। जो प्रमुख चेहरे हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। राहुल गांधी, शशि थरूर, एचडी कुमारस्वामी, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, पप्पू यादव पूर्णिया से, यदुवीर वाडियार, सुकांत मजुमदार, वैभव गहलोत, राजीव चंद्रशेखर, ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये प्रमुख चेहरे हैं जो लोग इस चुनाव में इस चरण में रहा। मतदाताओं में उत्साह जरूर देखने को मिला है, लेकिन अब सवाल यह भी है कि जो 2019 में जिस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिला था वो 2024 में उस तरह का उत्साह देखने को नहीं मिलता है। खास करके उत्तर प्रदेश से पहले चरण में या बिहार की बात करें तो वहां भी पहले चरण में मतदाता मतदान केंद्रों पर आए, लेकिन वो संख्या नहीं दिखाई दी। इसलिए दूसरे चरण में ये उम्मीद थी कि शायद रफ्तार पकड़े, लेकिन दूसरे चरण में भी स्थिति करीब करीब उसी तरह की है। लेकिन 2019 की बराबरी भी अगर वोट परसेंटेज कर ले तो बड़ी बात होगी। बहरहाल बताया ये जा रहा है कि गर्मी की वजह से लोग घरों से नहीं निकले। ये भी कहा जा रहा है कि छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन की वजह से शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन की छुट्टी मिली तो लोग कहीं घूमने के लिए भी निकल गए, मतदान देने के लिए वो नहीं पहुंचे। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय भटनागर भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आज चुनाव हुआ। प्रियंका कौशल रायपुर से, छत्तीसगढ़ के 3 संसदीय क्षेत्रों में आज वोट डाले गए। सुमित झा पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बिहार में 5 संसदीय क्षेत्रों में आज वोटिंग हुई है। और रमेश सिंह हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है वहां पर भी आज पोलिंग हुई। नोएडा से भी जुड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो उदासीनता देखी जा रही है मतदान के प्रति मतदाताओं में, वो क्या संकेत दे रहा है, किसके लिए खतरा है, और साथ ही जो आंकड़ा है वो क्या कह रहा है। 5 बजे का जो आंकड़ा आया है उसके आधार पर ही, और उसमें थोड़ी बहुत अभी और बढ़ोतरी होगी जब फाइनल टैली आएगी तो। अजय भटनागर भोपाल से, प्रियंका कौशल
रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अजय, जरा बताइए दिन भर का कैसा रहा, किस तरह की टक्कर देखने को मिली, मतदाता वोट देने के लिए बूथ पर आए, उनमें कितना उत्साह देखने को मिला? देखिए, अगर मतदान की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 संसदीय सीटों पर चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है और इन 6 संसदीय सीटों में बिंद की रीवा सतना के अलावा बुंदेलखंड की दमोह, टीकमगढ़ और खजुराहो और इसके अलावा मध्य भारत की होशंगाबाद, इन 6 सीटों में मतदान अगर शुरुआत में देखें सुबह के 2 घंटे में बहुत अच्छा मतदान हुआ, लंबी लंबी कतारें भी देखी गई, मगर जैसे जैसे दिन चलता गया वो कतारें कम होती गई और लिहाजा दोपहर में मतदान बहुत धीमा रहा। अगर हम 1 बजे तक की बात करें तो 39% तक मतदान हो चुका था 6 संसदीय सीट पर मध्य प्रदेश में। वहीं अगर हम 5 बजे तक का आंकड़ा देखें, यानी शुरुआती 4 घंटे में 39% और जो दूसरे 4 घंटे हैं उसमें मात्र 16%, यानी 54.82%, लगभग 55% के आसपास 5 बजे तक मतदान है। तो कहीं ना कहीं ये मतदाताओं की बेरुखी है और ये बेरुखी एक चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए भी और चुनाव आयोग के लिए भी, क्योंकि पिछली बार अगर 2019 का अगर हम मतदान देखें तो 66% मतदान हुआ था और इस बार ऐसा लगता नहीं है कि 66% तक मतदान हो पाएगा। और इसमें अगर देखें तो सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ है वो होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में हुआ है, 63% से ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं रीवा में सबसे कम मतदान हुआ है और वहां पर अभी 50% तक भी मतदान नहीं पहुंचा है और कई ऐसे और भी जो संसदीय क्षेत्र हैं, अन्य संसदीय क्षेत्र हैं, वो भी 60% तक नहीं पहुंचे हैं 5 बजे तक। तो उम्मीद है कि 60% से ऊपर पहुंच जाएंगे, मगर 66% का अनुमान होना, क्योंकि अभी अगर हम 55% मानते हैं तो लास्ट के आखिरी के जो 1 घंटे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मतदान होता है और ज्यादा बम्पर वोटिंग होती है। चूंकि गर्मी का समय है तो सुबह और शाम मतदाता निकलता है, तो सुबह हमने जो देखा था कि बहुत अच्छी पोलिंग हुई थी। इसी तरह से अगर उम्मीद लगाते हैं कि 5 से 6 के बीच में अगर मतदाता निकले हैं तो ठीक है। अगर मतदाता नहीं निकले, क्योंकि कई जगह से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि मतदाता लाइन लगा के खड़े थे, मगर कई जगह ऐसे भी थे जहां पर मतदाता बाहर नहीं निकले हैं। खासतौर से बिंद क्षेत्र की बात करें तो वहां मतदाता बड़ी संख्या में नहीं निकले हैं। ठीक है, आपके पास आते हैं, जरा प्रियंका कौशल का रुख करते हैं। रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है, 3 संसदीय क्षेत्र वहां पर भी, और वहां पर बम्पर वोटिंग तो हुई है, ये कह सकते हैं हम प्रियंका, क्योंकि पहले चरण में बस्तर में भी हमें इसी तरह का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिला और वही इलाका आज भी 72.13% इन 3 संसदीय क्षेत्रों में 5 बजे का आंकड़ा। बिल्कुल आनंद, दरअसल अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव के भी रिजल्ट को देखें तो ये ट्रेंड रहा है इन इलाकों का। 70% से ऊपर वोटिंग इसमें हमेशा ही हुई है, 73 से 76 तक भी वोटिंग पहुंची है। तो अभी तो संतोषजनक माना जा रहा है कि क्योंकि 72% के आसपास वोटिंग हुई है और ये अभी बढ़ेगा थोड़ा सा जब फाइनल आंकड़े आएंगे। लोग सुबह सुबह ही घरों से निकले थे। छत्तीसगढ़ में हम सुबह ही देख रहे थे, खासतौर से जो वन क्षेत्र थे, जो इंटीरियर के इलाके थे, वहाँ तो 12 बजे तक लोग खुल के निकल के मतदान दे रहे थे, क्योंकि उनकी मजबूरी भी है कि वो दिन में जल्दी ही मतदान करना चाहते हैं, देर शाम उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो वहाँ तो उनमें काफी अच्छे प्रतिशत में मतदान हो गया था। लेकिन जैसे राजनांदगांव या महासमुंद इलाके की बात करें तो यहाँ का आंकड़ा और बढ़ेगा ऐसा लगता है जब फाइनल आंकड़े आएंगे। लेकिन ये जरूर मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि जो ये सीट है राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद, इसके हमेशा से ही वोटिंग के आंकड़े इतने ही रहते हैं, 70 के ऊपर, 75 के अंदर। ये ट्रेंड है हमेशा से इन तीनों संसदीय क्षेत्रों का। तो एक बस्तर में तो पहले चरण में वोटिंग हो गई थी आनंद, 3 संसदीय सीटों पे आज हो गई और जो बाकी 7 बची, क्योंकि कुल 11 ही सीट थे, उनमें 7 मई को वोटिंग छत्तीसगढ़ में होनी है। आज बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर निकले हैं मतदाता। हालांकि मतदाता कभी भी मतदान के दिन अपने मन की बात पूरी तरह से नहीं बताता, उसका ये विशेषाधिकार है कि वो किसी से भी डिस्क्लोज ना करे कि उसके मन में क्या है, मुद्दे क्या है या उसकी भावना किस तरफ है। तो ये तो बड़ी बात है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि छत्तीसगढ़ को पिछड़ा आदिवासी प्रदेश माना जाता है, उस लिहाज से आज बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने निकलकर वोट किया। जबकि मैं एक बात और बता दूं, आप जिक्र कर रहे गर्मी का, छत्तीसगढ़ में अत्यधिक गर्मी इस वक्त पड़ रही है, पारा 45 के ऊपर भी कहीं कहीं जा रहा है। उसके बावजूद 70% से ज्यादा मतदान, ये एक दूसरे इलाकों के लिए या दूसरे प्रदेशों के लिए भी संदेश है वहां के मतदाताओं का। सुमित झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से, पटना से। पहले चरण का मतदान निराशाजनक रहा, दूसरे चरण का भी जो मतदान का 5 बजे तक का जो आंकड़ा है सुमित, वो बहुत आशाजनक नहीं है, निराशा वाला ही, क्योंकि 53
प्रतिशत के आसपास अभी तक का आंकड़ा आया है, और उन क्षेत्रों में जहां पर वोटिंग खूब होती है, वो इलाके जो हैं, आज जहां मतदान हुआ है 5 क्षेत्रों में। जी आनंद, देखिए किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, ये 5 सीटें हैं जहां पर मतदान हुआ आज। और यकीनन आपने कहा निराशा, पहले फेज में भी आंकड़े जो मतदान के थे वो बहुत उत्साहजनक नहीं थे, और दूसरे फेज में भी जो अभी तक शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 53% का है। सबसे ज्यादा मतदान किशनगंज में हुआ है 56% करीब, और सबसे ज्यादा कम जो है भागलपुर में हुआ है 47%। मुझे लगता है कि एक भीषण गर्मी है, लेकिन उसके अलावा जो मैं घूम रहा हूँ पूरे बिहार में, पिछले 15-20 दिनों से मैं घूम रहा हूँ, मतदाताओं में उत्साह की कमी है। उत्साह की कमी इसलिए भी है कि क्योंकि विपक्ष की तरफ से जरूर मुद्दे दिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव या राहुल गांधी नौकरी के वादे कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर उनके कार्यकर्ता नजर कम आ रहे हैं। वो मीडिया में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीन पर उनके कार्यकर्ता नजर कम आ रहे हैं। बीजेपी के जरूर सांसद से नाराजगी है, बीजेपी के सांसदों से बहुत नाराजगी है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट यह है कि मोदी के नाम पर, पीएम मोदी के नाम पर जरूर सांसद जीतते रहे हैं 2019 में भी और 2024 में भी। उम्मीद यही है कि जहां भी जीत होगी तो वो पीएम मोदी के नाम पर होगी। मैक्सिमम ज़्यादातर जगहों पर यह हुआ है कि जो लोकल कैंडिडेट हैं जिन्हें रिपीट किया गया है एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, वो उनके खिलाफ नाराजगी है, और नाराजगी क्या विकल्प नहीं है। आनंद, आप समझ सकते हैं कि विकल्प लोग चाहते थे, यहाँ पर विकल्प चाहते थे, लेकिन विकल्प नहीं मिल रहा है। तो वो ये देखते हैं कि पीएम मोदी हैं, पीएम मोदी के नाम पर वोट करना है, लेकिन फिर लोकल कैंडिडेट ही सांसद बनेंगे जो कि 5 साल में नजर नहीं आएंगे। जहां भी मैं गया वो लोकल कैंडिडेट या एमपी के खिलाफ नाराजगी थी, और शायद यही वजह है। कई जगहों पर लोगों ने कहा कि मैं नोटा का बटन दबाऊंगा। लोगों में नाराजगी की एक वजह बन सकती है कि कम वोटिंग, कम उत्साह है। आप समझ सकते हैं किशनगंज में अगर ज्यादा वोटिंग प्रतिशत, तो इसका मतलब आप समझ, किशनगंज एक मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर मुस्लिम ही सांसद जीतते हैं और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहां पर 56% सबसे ज्यादा, इन 5 सीटों में सबसे ज्यादा 56% वो अब तक वोटिंग, शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई है, और ओवरऑल 53% वोटिंग हुई है। तो इसका अंदाजा आप लगाइए कि मुस्लिम वोट जरूर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जिस वोट की उम्मीद बीजेपी करती है वो वोट एक एग्रेसिव होकर नहीं, वो उत्साहजनक नहीं था जो 2019 में हमने देखा कि लोग निकल रहे हैं बीजेपी के नाम पर या पीएम मोदी के नाम पर। यहाँ पर ये उत्साह नहीं था। हाँ, हमें चुनना है, पीएम मोदी को चुनना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। कई लोगों से मैंने बात की, लेकिन उनमें उत्साह नहीं था कि हाँ ठीक है। उनमें नाराजगी थी लोकल कैंडिडेट को लेकर, जो भी बिहार में हमने घूमा। रमेश जी के पास आते हैं, आपके पास सुमित। रमेश जी, क्या मुद्दों की कमी रही, या जो विपक्ष है वो अपने मुद्दों को, अपने घोषणा पत्र को जनता के बीच ठीक से रख नहीं पाई, जनता से कनेक्ट नहीं हो पाई, वोटर से कनेक्ट नहीं हो पाई, उसकी वजह रही? देखिए, जिस तरह से अगर आप देखें कि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र हो या कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, चाहे 5 न्याय की बात हो या 25 गारंटी की बात हो, ये घोषणाएं हुई और लोगों में ये पर्चे बटे भी, पर वो कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं पूरे। मतलब हम प्रथम चरण, द्वितीय चरण दोनों की बात करते हैं, जहां उन विपक्ष के इंडिया के जो गठबंधन है उसके कार्यकर्ता जो हैं, जो पोलिंग बूथ पे नज़र आने चाहिए, लोगों से मिलते हुए नज़र आना चाहिए, वो मीडिया में ज़रूर नज़र आ रहे हैं, रैलियों में नज़र आ रहे हैं, पर जब गली मोहल्लों में हम जाते हैं, गली मोहल्लों में लोगों से बात करते हैं, तब वो दिखाई नहीं देते हैं। तो एक बड़ा कारण रहा, और शायद यही कारण रहा कि वो देख लेंगे। गठबंधन में जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपने का एक परपाटी सी चल रही है, वो देखने को मिला कि वो एकत्रित नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी जरूर कहीं ना कहीं आक्रामक रही, लगातार उनके कार्यक्रम होते रहे, चाहे वो प्रथम चरण का हो, चाहे द्वितीय या तीसरे चरण के मतदान में भी। तो भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है, पर देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री में जो लोगों का विश्वास है, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपको मोदी की गारंटी में विश्वास करना चाहिए, तो प्रधानमंत्री की गारंटी में जो विश्वास है वो लोगों को कितना अपील करता है, किस तरीके से वो मतदान में परिवर्तित होता है, वो एक बड़ी बात है और वो एक बड़ा सवाल भी है। क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी
दक्षिण भारत से उम्मीद विपक्ष को भी है और दक्षिण भारत में एक बड़ी उम्मीद लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी भी बैठी हुई है और उसने जमकर प्रचार भी उधर किया, मेहनत भी किया। बिल्कुल, आप देखें कि पूरे दक्षिण भारत में 2019 में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 25 सीटें कांग्रेस को मिली थी। पर इस बार कुछ सिनारियो चेंज हुआ है और उसमें देखना होगा क्या कर्नाटक और तेलंगाना में, क्योंकि दोनों जगह आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार है, क्या दोनों जगह से कांग्रेस कुछ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह शशि थरूर कह रहे थे कि पूरे केरला में कहीं भी बीजेपी नहीं है, क्या बीजेपी वहाँ कुछ सीटें जीत पाती है। तमाम वो बातें हैं जो दक्षिण से ही तय होंगी। जो 400 पार का नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसको लेके पूरी आप देखिए कि द्वितीय चरण के मतदान तक हर जगह 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते रहे। और एक तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरह से पार्लियामेंट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी 400 पार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पूरे माहौल सा बनता जा रहा है। तो वो तभी पूरा होगा जब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को सीटें बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं आप उड़ीसा में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम रही हैं, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें देख लीजिए जहां पे मतदान हो चुके हैं प्रथम चरण में भी और द्वितीय चरण में। उन सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीतने की एक रणनीति बनाई, तमाम जगह प्रत्याशियों को बदला है, कहीं कोशिश की है। अब देखना होगा कि वो जब 4 जून को मतगणना होगी तो वो कौन सफल होता है अपनी रणनीति में और जनता किसे ताज पहनाती है, ये उसी दिन पता चलेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला। अब 2 चरण के मतदान खत्म हो गए हैं, तीसरे चरण और बाकी के जो चरण बचे हैं 5 चरण, अब उसके लिए पूरी तैयारी शुरू हो गई है। अगर प्रियंका राजनांदगांव की बात करें तो नजर उस पर टिकी हुई थी, भूपेश बघेल वहां से उम्मीदवार हैं, वहां पर किस तरह की टक्कर देखने को मिली? राजनांदगांव को हॉट सीट थी छत्तीसगढ़ की, क्योंकि भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता भी माने जाते हैं, उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था और भाजपा ने अपने पहले सांसद संतोष पांडे को ही रिपीट किया था। तो एक टक्कर थी। बीजेपी ने वहां पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, क्योंकि उस राजनांदगांव सीट में कवर्धा आता है, बिरनपुर आता है। आपको याद होगा कि बिरनपुर में दंगे हुए थे और एक साहू लड़के की मौत हो गई थी, उसके पिता बाद में अभी विधायक बने हैं इस सरकार में। तो वो बिरनपुर कवर्धा में भी बहुत तनाव की स्थिति रही है पिछले कुछ समय से। वहाँ मोहम्मद अकबर जीत के आए थे, पिछली सरकार में मंत्री बने थे, तो एक वहाँ पर ध्रुवीकरण हुआ था वोटों का। उस पर बार बार बीजेपी ने ध्यान आकर्षित जनता का वहाँ कराया था, मतदाताओं का कराया था। और भूपेश बघेल को भी कांग्रेस के नेताओं का विरोध लगातार झेलना पड़ा था। बहुत सारे लेटर बम फोड़े गए, चिट्ठियां लिखी गई, भूपेश बघेल को हटाने की बात की गई, उनकी टिकट वापस लेने के लिए चिट्ठी लिखी गई। तो तमाम सारी वहां पर नोटंकी चलती रही इस पूरे इलेक्शन के दौरान। आज वहां पर निकले मतदाता, मैंने पहले भी कहा पर ट्रेंड है, 70% से ज्यादा मतदान होता है वहां पर, 75 के अंदर रहता है, और वैसे ही आज फिर मतदाताओं ने दिखाया है। अब ये जानना बड़ा मुश्किल है कि चूंकि पिछले जब इलेक्शन हुए थे उसमें भी इसी तरह की वोटिंग हुई थी और बीजेपी जीत के आई थी, तो क्या मतदाता बीजेपी को जिताने के लिए आज वहां निकले या भूपेश को मजबूत करने के लिए निकले, ये बड़ा ही गौर करने वाला प्रश्न यहाँ पर है। लेकिन बीजेपी को यह उम्मीद है कि वो अपनी सीट को बरकरार रख पाएगी और 11 में से जो सीटें हैं जिनमें 4 में मतदान हो चुके हैं पहले और दूसरे चरण में, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई भी दी है। आनंद जी, हाँ, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें अजय, तो जरा ये बताइए, अब 2 चरण के बाद तीसरे चरण की अब रणनीति भी बननी शुरू हो गई होगी और उसके लिए प्रचार भी अब चल रहा है, तो अब आगे के लिए किस तरह की रणनीति, और ये जो वोटिंग का परसेंटेज उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो पार्टियों के अंदर, उनके संगठन के अंदर इसको लेकर चर्चा भी हो रही है, उनके माथे पर भी शिकन है। निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है कम वोटिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी मान के चलते कि शहरी इलाकों में ज्यादातर उनका प्रभाव रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों से भी पोलिंग होती है, और जब वोटिंग कम हो रही है और ऐसे में जब मतदाता निकल ही नहीं रहा है और इतने कम वोटिंग की 66 या 60-62% पोलिंग होती है, तो ऐसे में उनके लिए चिंता का विषय है। हालांकि मध्य प्रदेश में जो मुकाबला अगर हम देखें तो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है, मगर एक इसमें बताना चाहूंगा, जो इस बार जो 6 संसदीय सीटों पर चुनाव हुआ दूसरे चरण में, इसमें सबसे मुख्य मुकाबला अगर रोचक
सत्ता की बात करें तो खजुराहो रहा, क्योंकि अभी तक मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी और कांग्रेस रहे। अब खजुराहो सीट को इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दिया गया कांग्रेस की तरफ से, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का आवेदन निरस्त हो गया, उसका फॉर्म निरस्त हो गया। लिहाजा ना कांग्रेस मैदान में है ना समाजवादी पार्टी मैदान में है, यानी इंडी गठबंधन के तहत कोई भी वहां मैदान में नहीं है। और वो सीट पर लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। और जहां तक बात करें हम तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण की रणनीति पहले से ही तैयार करना शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और अमित शाह कल रात को यहां पर रुक के गए हैं और आज उन्होंने 2 सभाएं की हैं, जो गुना और राजगढ़, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं जो कि तीसरे चरण में चुनाव होना है। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी है। पिछला चुनाव वो कांग्रेस से लड़े थे, हार गए थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं राजगढ़ में दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। जब वो भोपाल से लड़े थे पिछला चुनाव, यहां से प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उनको हरा दिया था। अब वो राजगढ़ गए हैं और राजगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। और अमित शाह ने चुनाव प्रचार करके ये बता दिया है कि कहीं ना कहीं कि ये दोनों सीटें उनके लिए कितनी अहम हैं और इन 2 सीटों पर निश्चित तौर पर जोर आजमाइश हो रही है। और अब प्रधान मुरैना गए थे, तो मुरैना भी एक टक्कर वाली सीट कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिहाज से। तो जो तीसरे चरण का चुनाव होगा उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जहां की कांग्रेस उम्मीद पाले बैठी है कि उनको सफलता मिलेगी। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है और रणनीति पूरी तैयार करके गए। आखिरी जो समीक्षा होती है रणनीति की, वो अमित शाह यहां पर देख के गए, पूरी समीक्षा करके गए हैं। और उसी को लेकर कसमसस चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और निश्चित तौर पर तीसरा चरण भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस चरण में ग्वालियर चंबल संभाग की वो 4 सीटें हैं जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहती हैं। और ग्वालियर चंबल संभाग को कांग्रेस अपना गढ़ भी बताती है। खासतौर से अगर हम देखें तो मुरैना जो संसदीय सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, भिंड संसदीय सीट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मुरैना में चूंकि बीएसपी भिंड और मुरैना में ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो बीएसपी फैक्टर भी रहता है। तो बीएसपी फैक्टर के तहत तो 28 तारीख को मायावती भी अपनी सभा करने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं बीएसपी हालांकि लाभ पहुंचाती है भारतीय जनता पार्टी को। और इस बार भी जो मुरैना में उन्होंने रमेश चंद्र गर्ग को उतारा है जो कि वैश्य समुदाय से उम्मीदवार हैं, और जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ठाकुर उम्मीदवारों को उतारा है। तो कहीं ना कहीं जातिवाद समीकरण ग्वालियर चंबल संभाग में काफी हावी रहते हैं। और उन जातिगत समीकरणों के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीसरा चरण की जो लड़ाई रहेगी वो काफी अपने आप में रोचक रहेगी। जी बिल्कुल। और सुमित, अब पूर्णिया जो संसदीय क्षेत्र है उस पर नजर सबकी टिकी हुई थी, हॉट सीट माना जा रहा था। सीधी लड़ाई बाकी क्षेत्रों में और पूर्णिया में त्रिकोणात्मक लड़ाई देखने को मिली। पूर्णिया में किस तरह की पोलिंग हुई, किस तरह का टक्कर आप देख पाए? क्या त्रिकोणात्मक ही रहा आखिर में आते आते या सीधी लड़ाई रही? देखिए आनंद, पूर्णिया में चूंकि आप भी आए थे और आपने भी महसूस किया होगा, पूर्णिया में पप्पू यादव ने बहुत मेहनत की थी। प्रणाम पूर्णिया के नाम से उन्होंने 1 साल पहले ही 1 साल तक यात्रा निकाली थी। और पप्पू यादव का दावा कितना मजबूत है, इससे आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव यहाँ जब आए तो उनको ये कहना पड़ा क्या आप इंडिया गठबंधन को वोट दो या तो एनडीए को दें। तो अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव भी इस बात को जानते थे कि पप्पू यादव को लेकर यहाँ पर एक सिंपैथी है, लहर है। और जब तेजस्वी यादव का बयान आया तो उसके बाद जब हमने लोगों से बात की तो एक सिंपैथी और ज्यादा बढ़ गया कि आप साहब एनडीए को जिताना चाहते हैं, पप्पू यादव को नहीं। तो ये आपका व्यक्तिगत लड़ाई एक तरह से हो गई। तेजस्वी यादव ने वहां 2 दिन कैंप भी किया। तो मुझे लगता है आज जो वोटिंग हुई है एक अगर एजम्पशन माना जाए, एक अनुमान माना जाए तो पप्पू यादव को लेकर वहां सिंपैथी वोट और ज्यादा बढ़े, क्योंकि वो हर सभा में ये कहते रहे कि लालू यादव और उनके परिवार मुझे देखना नहीं चाहते हैं, मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। इसे लेकर जो एमवाई समीकरण है आरजेडी का, वो पप्पू यादव के पक्ष में ज्यादा दिखा बजाय कि आरजेडी के पक्ष में। और ये मुझे लगता है कि 40 लोकसभा सीट में एक लोकसभा सीट जहां पर ना एनडीए ना इंडिया बल्कि एक निर्दलीय लड़ाई में ज्यादा था। जीत किसकी होगी 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जरूर पप्पू यादव ने एक कड़ी फाइट दी
जरूर ठीक है जी। अब इस पर आगे भी एनालिसिस होगा जो दूसरे चरण का मतदान हुआ है और फिर पहले और दूसरे चरण का पूरा मतदान, उसका एनालिसिस भी हम करेंगे। लेकिन फिलहाल आज अभी इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वहां से जानकारी देने के लिए आज की पोलिंग की। अजय भटनागर आपका, प्रियंका कौशल रायपुर से, रमेश जी आपका गौतम बुद्ध नगर से और पटना से सुमित झा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।